हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली ये टॉपिक लेके मैं आ गया लाइट आपके लिए। और स्पेशली ये जो है बोर्ड 10th को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूं, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक है और काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सदियों से ये जो टॉपिक रहा है पूरे मानव इतिहास में, कहो कि सबसे मिस्ट्रियस रहा है। और ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये मुझे लगता है बिना लाइट के हो ही नहीं सकता। जब भी आप स्टार्स को देखते हैं ना, रात में आसमान को टिमटिमाते हुए, तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का विषय रहा है सदियों से सबके लिए, हम सब के लिए लाइट। लेकिन बहुत सारे यहां कंफ्यूजन भी रहे हैं ना लाइट के बारे में, है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फाइट की है, लेकिन लाइट ने हमेशा कहा है कि नो फाइट ओनली ब्राइट। ये जो आप ब्लू स्काई देखते हैं, यहां भी कहीं ना कहीं लाइट का जो अलग अलग फिनोमेना है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो, है ना, ये सब कुछ मैं आपको इस चैप्टर में बताने जा रहा हूं। चाहे वो सनसेट या सनराइज हो, है ना, जो आप लालिमा देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं ये सब लाइट की ही वजह से है। ये बात तो हम समझते हैं, लेकिन इसके लॉज क्या हैं और किस प्रकार से साइंटिस्ट ने इसको एक एक करके चीजों को समझा, यही टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, है ना। सुबह की पहली किरण हो, है ना, स्कैटर्ड हो रहा है, ये सब हम लोग समझने जा रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है ये टॉपिक भी। और ऑब्वियस है कि टॉपिक पढ़ाने वाले भी आपको बहुत अच्छा लगने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात शुरू करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करती है। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये वन डायरेक्शन में नहीं, ये टर्न भी लेती है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ये प्रूव किया। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहे हैं, जैसे कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह है। शायद आपको ये सारे वर्ड जो है अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही सब हम आगे 12th में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन 10th की बात कर लें तो पार्टिकल है या वेव है या डुअल नेचर है, जिसकी बात हम लोग लाइट में करेंगे। ये भी एक कंफ्यूजन रहा कि लाइट जो है वो व्हाइट है या 7 कलर्स के मतलब मिक्स है ना। बाद में लोगों को लगा कि ये व्हाइट लाइट जो है वो एक्चुअल में जो है वो बंच है, वो कलेक्शन है 7 कलर्स का, ठीक है, जो रेनबो देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल था। लेकिन एक बात है, बिना लाइट के कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा अंधेरा और अंधेरा है। बिना लाइट के आप इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को ले लो, मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड जो है ना, ब्यूटी, ये बना ही है लाइट के लिए। और यूनिवर्स की बात कर लो, आप गैलेक्सी की बात कर लो, मिल्की वे की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, बिना लाइट के कुछ भी नहीं है। यहां तक एक एटम, एक छोटा सा एटम भी है, उसकी भी एग्जिस्टेंस जो है बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। तो बहुत मजेदार टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको शुरू करता हूं। और आपका पहला चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहां से कहानी शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वह लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के नाम है। और जैसा मैं बता चुका हूं, ये स्पेशली 10th बोर्ड को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो 10th क्लास के बच्चे आप लोग बहुत ध्यान देंगे और बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल यहां है इमेज। ये जो इमेज फॉर्म होता है, चाहे हम किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे खड़े हो जाएं, वो प्लेन सरफेस हो सकता है, वो स्फेरिकल हो सकता है, ये इमेज फॉर्म ही क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है? तो इसके पीछे की जो वजह है वह और कुछ नहीं, ये आज का टॉपिक ही है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट जो है, एक मान लो कि प्लेन सरफेस ए बी, जैसा कि आपको यहां दिखेगा, तो प्लेन सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होगा, टकराने के बाद अगर वो उसी मीडियम में वापस जो है कम बैक हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब एक लाइट एक पर्टिकुलर सरफेस से टकराए, इंसिडेंट हो, जिसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और सेम मीडियम में कम बैक, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, कम बैक हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। जैसे अगर मान लो एक प्लेन सरफेस यहां ए बी ले लें और एक लाइट को इंसिडेंट करवाए, मान लो पी क्यू, जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो एंगल बनेगा उसे हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे। और टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा, मान लो क्यू आर, रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। ये ऑब्जर्व किया गया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो यहां दो लॉ मिला। एक तो ये मिला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होंगे तीनों एक ही प्लेन में। एक प्लेन का मतलब, अगर ये मेरा ये हैंड या बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा लॉ बड़ा सिंपल है, इंसिडेंट एंगल आई अगर मान लें और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो ये दो लॉज हैं। प्लेन मिरर की बात कर लें तो प्लेन मिरर क्या होता है? तो
प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, एक तो होता है कि आपका साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा, दूसरा क्या होगा वर्चुअल, यानी कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। और आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग एक स्फेरिकल मिरर ही बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक सबसे पहले तो एक बॉल लेना है ग्लास का, लेकिन है ना, और हमें इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक साइड, कोई भी एक साइड को हमें क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है। हाँ, जब हम पॉलिश करेंगे, पॉलिश क्यों करेंगे, क्योंकि वो सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाए, जिससे कि वो मिरर की तरह बिहेव करे, क्योंकि हमें पता है इमेज जो है तभी बन सकता है जब वहां रिफ्लेक्शन हो। तो ये काम हम दो तरह से कर सकते हैं। एक बार अगर हम मान लो कन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग रखें और कनकेव, यानी कनकेव मतलब बल्जिंग अगर आउटवर्ड है तो वो कन्वेक्स हो गया, और बल्जिंग इनवर्ड है तो क्या हो गया, यानी कि धंसा हुआ केव की तरह है। तो जो केव वाला पार्ट है अगर उसको हम पॉलिश कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, कन्वेक्स की तरह है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उल्टा इसका कर लेते हैं, यानी कि इस बार अब कनकेव साइड को हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग रहने देंगे, यानी कि वहां से लाइट जो है कम बैक हो जाएगा। और दूसरा जो कन्वेक्स साइड है उसको हम सिल्वरिंग कर देंगे, मतलब पॉलिश कर देंगे। तो यहां जो मिरर बनेगा इसका हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे कनकेव मिरर। तो आप अब कह सकते हो कि स्फेरिकल मिरर जो हमें पढ़ना है 10th क्लास में वो दो प्रकार का होगा। पहला कौन सा होगा, पहला जो मैंने अभी बताया वो होगा कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब क्या हुआ कि कनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग होगा और कन्वेक्स साइड जो होगा वो पॉलिश्ड होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होगा, तो जो पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कन्वेक्स पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा और कनकेव जो है जो केव की तरह वो पॉलिश्ड होगा। तो इस तरह से दो तरह के मिरर हमारे पास मिल गए। अब यहां आप इस इमेज में देख रहे हो, यहां आपको दिख रहा होगा ये कन्वेक्स मिरर है। क्यों है, क्योंकि इसका बल्जिंग आउटवर्ड है, उथला हुआ भाग है, और इसका ज्यादातर उपयोग हम लोग करते हैं जब काफी वाइड रेंज, यानी काफी बहुत बड़े एरिया को हमें कवर करना हो, देखना हो, उसके लिए। और दूसरा जो मिरर हो गया जिसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, जो आप अभी देख रहे हो, जनरली जो है हमें अगर इनलार्ज यानी कि मैग्नीफाई इमेज देखना होता है, जैसे कि सेविंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे कनकेव में क्या होता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा धंसा हुआ होता है, तो वो कनकेव हो गया। और उथला हुआ है यानी कि कन्वेक्स साइड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास दो तरह के मिरर मिल गए, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। अब रही बात कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो देखो इसका एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल्स है कि दो लाइट वेव को हमें रे को ले जाके मिलाना है। अगर मान लो वह अगर कन्वर्जिंग है तो जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, तो जहां मिलेगा वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगा। अगर वो डाइवर्जिंग है यानी कि फैल रहा है तो कभी नहीं मिलेगा, तो हम वर्चुअली पीछे की ओर ले जाके उसको मिलाएंगे, और इस प्रकार से जो इमेज बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो ये हम धीरे धीरे और अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन ये अगले वीडियो तक आपको इंतजार करना होगा, जहां हम देखेंगे कि ये जो मिरर है वो किस प्रकार से इमेज फॉर्म करता है। तो आज का टॉपिक है इमेज की पोजीशन का पता कैसे लगाएं अगर कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के आगे रखा हुआ हो। तो कुल मिलाके यहां पे 6 केसेस बनने जा रहे हैं, एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे कि पोजीशन क्या होगी, और इवन ये भी बताएंगे कि उसका नेचर क्या होगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल, जिसे हम P से डिनोटेड करते हैं। और जो मिरर हमने लिया है, किसी ने किसी स्फेयर से लिया है, तो उसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम यहां C से डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर मिला दें तो एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम फोकस नाम देंगे। फोकस और पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिन्हें हम R से डिनोटेड करेंगे। याद रखिएगा यहां जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम वो 6 केसेस लेने जा रहे हैं जहां पे आपको पता लगाना है, क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में पूछा जाए कि इमेज की पोजीशन बताइए क्या होगी। तो सबसे पहले आप यहां देख लीजिए, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसके सामने, कोई भी स्फेरिकल मिरर, यहां मैंने कनकेव मिरर ले लिया है। अब जब आप कनकेव मिरर के आगे इंफिनिटी का मतलब हुआ कि मिरर से काफी दूर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। ये बिल्कुल याद रख लेना है कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज कहां पे
फॉर्म होगा, वो फोकस पे होगा। हो गया। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहां फोकस पे, अगर फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, फोकस पे रखा हुआ है तो उल्टा यानी कि इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। फोकस पे रखा हुआ है तो कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। ये दो चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे। तो दो केसेस हो गए, 6 में से 2 का काम तमाम हो गया। थर्ड, और थोड़ा आगे चलिए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। कहां पे फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हम बाद में डिस्कस कर लेंगे नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, है ना, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, ये सारी बातें हम नेचर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पोजीशन को दिमाग में फिट कर लेना है, पहले इमेज बन जाए। अगर एक बार इमेज बन गया तो कुछ भी बन जाएगा। अब है कि चलो ठीक है, 3 केसेस हो गया। अगर मान लीजिए इन बिटवीन हो तो एक फॉर्मूला है जो आप याद रख लीजिए, जैसे आपको दिख रहा है फोकस का उल्टा इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बनेगा, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर का अपोजिट, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी कहां फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का उल्टा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी का उल्टा फोकस, या यूं कह लो फोकस का उल्टा इन्फिनिटी। अब मान लो ये केस ले लेते हैं जहां ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन बोलने को हम ऐसा बोलेंगे कि वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो गया, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर का उल्टा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। मजा आ गया ना। अब दूसरे केस में आ जाओ, जैसे ऑब्जेक्ट को और इधर ले आओ, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकस का उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिटी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का उल्टा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो फॉर्म होगा वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो ये कुल मिला के कितने केसेस हो गए, 5। एक जो लास्ट बच गया छठवां, वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, थोड़ा और शिफ्ट कर लो, यानी कि बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये उल्टा इसलिए कहा कि इस बार जो इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर यानी कि दूसरे साइड फॉर्म होगा और वो इनलार्ज होगा, है ना। ये इसके जो नेचर है वो क्या होंगे, वो तो रे डायग्राम से हम अगले वीडियोस में बताएंगे। लेकिन आपको ये 6 के 6 याद ही रख लेने हैं कि किस पोजीशन पे इमेज फॉर्म होगा। तो मजा आ गया। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और आपको उसको बताएंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता ही आता है वो है रे डायग्राम। तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान कर देने वाला हूं। आज का टॉपिक है कि किस प्रकार से हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 6 केसेस हमने बताया था। आपने इमेज का पोजीशन का पता लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम भाई। तो रे डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वो 4 रूल्स मैं आपको बता देता हूं, वो 4 नियम जिसकी सहायता से जो है आप रे डायग्राम बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो मैं केवल 2 का ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन चूंकि आपको यहां चारों रूल्स पढ़ने हैं तो वो देखते हैं कि करके। सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर मान लो कि रे जो है, रे ऑफ लाइट जो है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और ये कब आएगा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो टकराने के बाद यानी कि मिरर से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट करेगा, फोकस पे, यानी कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा, वो फोकस पे होगा। ये तो हमें पता है। दूसरा रूल ये है कि अगर लाइट जो है अगर हम फोकस से डायरेक्ट पास करवा दे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि अपने आप को एक तरह से रिवर्स कर देगा। पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, फोकस से अगर पास करवाएंगे रे ऑफ लाइट को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। ये तो 2 रूल्स हो गया। थर्ड रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पास करवाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस कम बैक हो जाता है। ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल में आपको क्या करना है कि पोल पे डायरेक्ट कुछ एंगल से ऑब्लिक इंसिडेंट कराना है। तो कुछ एंगल बना के वो टकराएगा, किससे, पोल से, और टकराने के बाद मतलब इंसिडेंट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा भाई। तो रिफ्लेक्ट जो होगा तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना है इंसिडेंट रे का, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनेगा। तो इस प्रकार से ये 4 रूल हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे किनके लिए, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, किसी भी तरह के स्फेरिकल, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के जो है इमेज की पोजीशन का भी पता लगाएंगे, उसका नेचर भी पता चलेगा कि रियल होगा, वर्चुअल होगा। आपको पता है कि रियल जो होता है, जब रियल 2 रे जो है मीट करते हैं, कन्वर्जिंग रे, तो
वो रियल इमेज फॉर्म करता है, और वर्चुअली अगर हम मीट करवाते हैं यानी डाइवर्जिंग रे को तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। सो पैरेलल से आया है वो फोकस को जाएगा, जो पैरेलल से आया है वो फोकस को जाएगा, आएगा जाएगा आएगा और फोकस से आया है पैरेलल हो जाएगा, अगर फोकस से आया है पैरेलल हो जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया है वापस हो जाएगा, आएगा जाएगा आएगा पोल से टकराएगा, अगर पोल से टकराएगा कुछ कोण बनाएगा, जितने से बनाया है उतने से ही जाएगा, जितने से बनाया है उतने से ही जाएगा, आएगा जाएगा। आज की क्लास सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। किनके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। और स्फेरिकल मिरर में दो मिरर की बात हम लोग करेंगे, कनकेव मिरर की सबसे पहले और बाद में कन्वेक्स मिरर की। यहां जो काम है ना, इसको हम चार भागों में बांट लेते हैं। पहला काम इमेज की पोजीशन का पता लगाना, दूसरा जो है रूल, 4 रूल्स हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा जो आज हम अभी करने जा रहे हैं, डायग्राम को फाइनली ड्रॉ करेंगे। और यहां भी एक कंफ्यूजन है, एक है कि अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो उसका डायग्राम अलग ढंग से होगा, और अगर हाइट है कुछ ऑब्जेक्ट का तो उनका रे डायग्राम डिफरेंट होगा। जनरली हाइट पे ज्यादा आता है, लेकिन हम यहां दोनों देखेंगे, ये तीसरी बात हो गई। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर सभी है, लेकिन यहां पे बहुत सारे सवाल जो है आपके बोर्ड 10th में पूछा जाता है, वो है नेचर। नेचर कैसा होगा, मतलब रियल होगा, वर्चुअल होगा, है ना, इरेक्ट होगा, इनलार्ज होगा, मैग्नीफाई होगा, डिमिनिश होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। केस नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जहां एक बॉय है h हाइट का, वो कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। तो हमें पता है कि इमेज जो है वह फोकस पे फॉर्म होगा। तो पहला रूल जो है हम अप्लाई कर देंगे रे डायग्राम का कि पैरेलल उसके सर से ले जाएंगे और टकराएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा। और दूसरा क्या था? दूसरा था फोकस से, लेकिन यहां एक ही से काम चल जाएगा। एक और आप चाहो तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो ले जाओ और टकराने के बाद वो फोकस पे मीट होगा और हाईली डिमिनिश इमेज फॉर्म होगा। नेचर की बात हम बाद में कर लेंगे। चलो दूसरा यहां पे देखते हैं केस। अब थोड़ा और नजदीक ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो हमें पता है कि इमेज जो है बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। अब जो है पहला लाइट जो है वो पैरेलल जाएगा, टकराएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा। और दूसरा सर से ही ले जाओ, फोकस से पास करवाओ और पैरेलल हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। और जहां कट करेगा एक इन्वर्टेड रियल इमेज नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो फॉर्म हो जाएगा। ये तो हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 यहां देखिए, अब जो है थोड़ा और शिफ्ट कर दो, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला गया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रूल्स वही हैं, यानी केवल हम 2 रूल का इस्तेमाल कर लें। पैरेलल गया, टकराया, मिरर से टकराया, टकराने के बाद फोकस से पास हुआ। और दूसरा फोकस से ले गए, सर से ही ले गए, फोकस से टकराया, फिर वो पैरेलल हो गया। और एक तरह से यहां पे इन्वर्टेड और जो है सेम साइज का इमेज जो है बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 में थोड़ा और नजदीक जाएंगे। अब जो है बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज पता है कि फोकस का उल्टा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज होगा। तो एक लाइट पैरेलल ले गए, फोकस से पास करवा दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दूसरा डायरेक्ट फोकस से ले गए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गया। और जहां इमेज फॉर्म हो रहा है वो तो पहले से ही पता है, एक इन्वर्टेड इमेज और मैग्नीफाइड इमेज हमें फॉर्म हो जाएगा। तो इसका अब प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जो है थोड़ा और नजदीक ले जाओ, मतलब फोकस पे, जैसे ही फोकस पे जाएगा ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा? एक तो पैरेलल ले गए, फोकस से पास करवा दिए, लेकिन अब तो फोकस से नहीं पास होगा। तो अब यहां क्या करना है? 4th रूल, यानी कि ऑब्लिक वाला, कि अब लाइट जो है अब फोकस से नहीं करके वहां पोल से टकराएंगे, टकराएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यानी कि इन्फिनिटी पे जाके वो ऑलमोस्ट टच होगा और इमेज जो है इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। तो फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो गया। अब जो है ऑब्जेक्ट यानी कि बॉय को थोड़ा और नजदीक ले जाओ, तो अब क्या होगा? ये छठा जो केसेस है, यही एक केवल है जिसमें कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे होगे यहां फिगर में कि डायग्राम जो है एक तो पैरेलल ले गए, है ना, फोकस से पास हुआ, ये तो होगा ही, रूल नंबर 1 सब जगह लग रहा है। अच्छा, और दूसरा जो है पोल से टकराया, टकराने के बाद वो थोड़ा सा वो क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्जिंग तो कभी नहीं मिलेगा, तो वर्चुअली पीछे की ओर यानी कि मिरर के दूसरी ओर जाके इमेज फॉर्म होगा और पहली बार आपको वर्चुअल अपराइट इमेज मिलेगा। तो ये कुल 6 केसेस बने जब इमेज फॉर्म हुआ। तो ये तो हमने किसके लिए लिया? जब एक हाइट है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो, तो पॉइंट साइज का एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां मान लो 2 केसेस लेते हैं। मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज तो हमें पता है कहां पे होगा। तो आप क्या करो कि कुछ एंगल से यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कुछ एंगल से लाइट को ले जाओ, टकराओ और वो इमेज जहां पे फॉर्म होगा वहां मिला दो। क्योंकि भाई प्रिंसिपल एक्सिस भी अगर आप देखिए 4th रूल क्या था ऑब्लिक वाला, तो अगर थीटा अगर 0 कर दे तो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा और लाइट उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा।
इसका मतलब हुआ कि हमें दो ही रे तो चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी एक तरह का रे ऑफ लाइट की तरह काम करेगा। तो ये हो गया। दूसरा है कि अब एक और केस ले लो, जैसे कि इन बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर चले जाओ, तो इमेज हमें पता है कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो लाइट गया टकराया है ना, मिरर से टकराया, टकराने के बाद वो जहां इमेज फॉर्म हो रहा है वहां मिला दो, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी तो अपने आप में एक रे ही है। तो इस तरह से आप हाइट वाले ऑब्जेक्ट के लिए और पॉइंट साइज दोनों के लिए इमेज फॉर्म कर पाओगे। अब कहोगे चलो ठीक है सर, ये तो हो गया कनकेव मिरर के लिए, अब कन्वेक्स के लिए क्या किया जाए? तो चलिए कन्वेक्स मिरर की भी बात करें। यहां पे कन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केसेस बनेगा। एक जो है जब वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इंफिनिटी पे अगर रखा हुआ है तो एक तो पैरेलल ले जाएंगे, और पैरेलल ले जाने के बाद वो वर्चुअली यानी कि टकराएगा, एक रिफ्लेक्ट होगा, तो वर्चुअली कहीं दूसरी ओर जो है वो कहां पे मीट होगा? फोकस पे, यानी कि फोकस पे इमेज बनेगा, जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख रहे होगे। ये हो गया। दूसरा केस जो है कहीं भी हम रख लें, है ना, किसी भी पोजीशन पे, तो थोड़ा और नजदीक जाएंगे, तो जैसे ही नजदीक जाएंगे एक तो राइट जो है, एक लाइट जो है आप पैरेलल ले जाओगे, टकराएगा, टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा, तो वर्चुअली कहीं ना कहीं क्या हमें पता है फोकस पे मिलेगा। और दूसरा जो है आप नीचे ऑब्लिक टकरा दो, तो ऑब्लिक जब टकराएगा तो ये भी भागेगा। अब ये भी डाइवर्जेंट नेचर का है, आप देख रहे होगे यहाँ डायग्राम में, तो ये भी कहीं ना कहीं वर्चुअली जो है वो अगर पीछे की ओर ले जाओ तो मीट करेगा। तो एक डिमिनिश्ड इमेज जो है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो है फॉर्म होगा, यानी कि जितना नजदीक जाते जाओगे उतना ही वो शिफ्ट होता जाएगा। तो एक चीज हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है, वैसे वैसे जो है इमेज जो है वह भी शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है मिरर के, तो इमेज जो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो ये बात हो गई, ठीक है, मजा आ गया? बिल्कुल। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो नेचर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और वहां देखेंगे कि कनकेव मिरर जो है किस प्रकार का इमेज, यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट, देखेंगे हर तरह का इमेज दे रहा है, जबकि कन्वेक्स मिरर जो है केवल वर्चुअल और अपराइट ही इमेज दे रहा था। तो ये नेचर की बात अलग अलग केसेस में, क्योंकि सवाल जो है यहां से भी पूछा जाता है कि अगर पोजिशन जो है चेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका जो इमेज का पोजिशन वो तो चेंज होगा ही, उसका नेचर यानी कि उसका साइज क्या होगा, है ना, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, कब पॉजिटिव और निगेटिव होगा, ये भी एक बहुत बड़ा लोचा रहा है। तो ये सारी जो मुश्किलात है, जो दिक्कतें हैं आपकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है फिजिक्स स्टोरी, जहां हम फिजिक्स में ढेर सारी बातें करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतरीन हो सके। आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर के बारे में। नेचर मतलब जब भी हम स्फेरिकल मिरर के आगे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज है उसका नेचर क्या होता है, मतलब वर्चुअल होता है, रियल होता है ना, इरेक्ट होता है, अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस आज करेंगे, और यहां से आपके बोर्ड 10th में सवाल यानी कि क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इसको जरा ध्यान से आप देखिए। शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 से, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे। सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, फिर हम कन्वेक्स मिरर की, और हमें पता है कि 6 कंडीशन केसेस बने थे कनकेव के लिए और 2 कन्वेक्स के लिए। तो इन 8 केसेस पे ही आपको एक एक करके ध्यान देना है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 देखिए, यहां ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि रियल होगा या वर्चुअल। तो चूंकि ये रियल कट कर रहा है तो रियल इमेज फॉर्म होगा, अच्छी बात है। दूसरा आप देख रहे हैं बिल्कुल पॉइंट साइज है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड है, तो यानी m जो है, m क्या हो गया, m हो गया मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन जो होगा मच लेस देन 1 होगा, ये बात हो गई। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो इन्वर्टेड है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर ये हैंड है, अगर इन्फिनिटी पे है, तो इसका एकदम पॉइंट साइज जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो इमेज पॉइंट साइज का ही होगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट क्या होगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होगा, और उल्टे के लिए हम निगेटिव लेंगे। ये बिल्कुल याद रखना, उल्टा मतलब इन्वर्टेड होगा तो m निगेटिव होगा। अब यहां मॉड का मतलब है, मॉड का मतलब है छोटा हुआ इमेज या बड़ा, मतलब मैग्नीफाइड हुआ या डिमिनिश हुआ, लेकिन अगर आप माइनस साइन का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब यहां पे क्या है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड है। चलिए, तो ये तो केस नंबर 1 हो गया।
तो केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में अब जो है कहां पे रखा हुआ है, ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, यानी कि टुवर्ड्स द मिरर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज की पोजीशन कहां होगी, हमें पहले ही पता है कि इन्फिनिटी का उल्टा जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही, यानी कि इमेज जो है वह किस पोजीशन पे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। एक बात। दूसरी बात, जो इमेज का नेचर होगा, रियल और वर्चुअल की बात करें तो रियल कट हो रहा है तो रियल होगा। दूसरी बात, इन्वर्टेड है। अब चूंकि इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन जो होगा वह निगेटिव होगा। तो निगेटिव का मतलब छोटा बड़ा नहीं होना होता है, ये ध्यान रखना है। निगेटिव का मतलब क्या है, उल्टा, यानी इन्वर्टेड है। और एक चीज और याद रख लो, रियल इमेज जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगा। तो यहां ये बात हो गई। m जो हो गया मच लेस देन 1 हो गया, मच लेस देन 1 तो नहीं, लेस देन 1 कह लो। और जो नेगेटिव का मतलब हो गया कि वो इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया तो इमेज का साइज थोड़ा और बढ़ा और ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज इक्वल हो गया। एक बात और, रियल कट कर रहा है, ये तो कंफर्म है कि रियल कट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा। और मैग्निफिकेशन यानी m की मॉड की बात कर ले तो 1 होगा। 1 क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज के, यानी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अब चूंकि दोनों इक्वल है तो 1 रेशियो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया। अब हम माइनस और प्लस की बात कर लें तो माइनस ये होगा या प्लस, सोचो जरा। ऑब्वियस है माइनस होगा क्योंकि इन्वर्टेड है। देखो इन्वर्टेड ही तो है, उल्टा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो ये हो गया केस नंबर 3। अब थोड़ा और आगे जाइए। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मिरर की ओर जा रहे हैं, जो इमेज है वो भी शिफ्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, तो फोकस का उल्टा इन्फिनिटी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो है इमेज बनेगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब मैग्निफिकेशन का जो मॉड है वह कहेंगे ग्रेटर देन 1 है। सही बात है, इमेज का हाइट ज्यादा हो गया। लेकिन m अगर केवल सिंगल हो तो इसका मतलब है माइनस और प्लस। माइनस का मतलब होगा इन्वर्टेड, प्लस का मतलब हो गया अपराइट। ऑब्वियस है, यानी अपराइट की बात तो अभी बाद में कर लेंगे, लेकिन यहां पे देख रहे हैं क्लियरली जो है इन्वर्टेड है तो m यहां -1 होगा। तो ये हो गया, और रियल तो होगा ही क्योंकि यहां रियल कट कर रहा है। अब थोड़ा और शिफ्ट करेंगे, जैसे वो फोकस पे जाएगा, जो अब है इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। ऑलमोस्ट वो टच कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ रियल इमेज फॉर्म हो रहा है और वो इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है। मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा, मॉड जो होगा m मच ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन m केवल साइन की बात करें, प्लस और माइनस की, तो यहां अभी भी ये माइनस ही होगा क्योंकि इमेज जो है अभी भी भाई क्या है, इन्वर्टेड है। तो ये हो गया केस नंबर 5। अब 6 और लास्ट वाला चलते हैं, जिसमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट गया। तो पोल और फोकस के बीच में है तो हमें पता है कि इमेज दूसरी ओर बनेगा। और चूंकि यहां रियल नहीं कट हो रहा है, पहली बार वर्चुअल कट हो रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। और वर्चुअल भी है और अपराइट भी है, इसका मतलब है कि m जो है, पहली बार m जो है उसका साइन माइनस ना होके प्लस होगा। ठीक है, तो आप याद ही रख लो कि वर्चुअल होगा तो m प्लस होगा और इन्वर्टेड होगा तो m माइनस होगा। लेकिन अगर हम मॉड लगा दें तो मॉड का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड। तो यहां पे चूंकि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से साइज बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो रहा है, तो यहां इसका मतलब यह हुआ कि मैग्निफिकेशन जो है मच ग्रेटर देन 1 कहेंगे। तो इस तरह से ये 6 केसेज हो गए, किन के लिए, कनकेव मिरर के लिए। अब लगे हाथ कन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में हम आपको बता चुके हैं 2 ही केस बनेगा, एक इन्फिनिटी पे और एक कहीं भी आप रख दीजिए। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वर्चुअली वो कहां पे मीट होगा, फोकस पे, और फोकस पे इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, और अपराइट होगा। वर्चुअल हमेशा अपराइट होता है। तो m का अगर साइन की बात करें प्लस और माइनस की तो प्लस होगा, और मॉड की बात करें तो मैग्नीट्यूड मच लेस देन 1 होगा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड होगा। अब जैसे ही आप थोड़ा और नजदीक जाओगे कहीं पे भी, है ना, तो क्या होगा, अब इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में कहीं ना कहीं मूव करेगा, यानी फोकस से धीरे धीरे पोल की तरफ आएगा, शिफ्ट होता जाएगा जैसे जैसे आप अप्रोच करोगे कन्वेक्स मिरर की ओर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो अब इमेज बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड मच लेस देन 1, लेकिन साइन माइनस नहीं होगा। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि छोटा हो रहा है तो माइनस कर लो। नहीं, छोटा मतलब निगेटिव का मतलब छोटा होता ही नहीं, कहीं नहीं, मैथमेटिक्स में भी नहीं होता। ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको सही कर लीजिए। माइनस का मतलब केवल होता है उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा तब। लेकिन चूंकि यहां अपराइट इमेज फॉर्म हो रहा है केस नंबर 2 में, तो यहां हम कहेंगे m प्लस होगा। तो ये थे कुल मिला के 8 केसेस बने, है ना, कन्वेक्स मिरर के लिए 2 और कनकेव के लिए 2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जब भी इस तरह के सवाल आए,
है ना, आपके बोर्ड में, तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लास में हम लोग 2-3 छोटी-छोटी लेकिन काफी महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। एक तो है कि यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, फिर हम साइन कन्वेंशन मतलब कब हम प्लस और माइनस लें, जहां बहुत कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को, वो आज से बिल्कुल दूर हो जाने वाले हैं। और मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर वैसे तो इमेज जो है बहुत छोटा बनाता है, लेकिन इसका एक फायदा क्या है कि बहुत बड़े एरिया और रेंज को कवर करता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि जब भी आपको रोड वगैरह जब टर्न लेना हो और पीछे का काफी एरिया देखना हो, तो वहां पे एक आपको बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर देखने को मिलता है, जिससे कि आप पीछे की हर चीज को आसानी से देख पाएं। और जब आप अपनी कार या अपनी स्कूटी बाइक में भी देखते होंगे, जो रियर जो मिरर लगा होता है वो भी कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स मतलब उथला हुआ पार्ट होता है, जहां पे कि आप पीछे का बहुत बड़ा एरिया, इनके पीछे कितनी सारी गाड़ियां आ रही है या जो भी ट्रैफिक है वो आप देख सकते हो, जिससे कि आप सेफ ड्राइविंग कर सको। ठीक है, या फिर फैक्ट्री वगैरह में भी अगर काफी बड़े एरिया को कवर करना है, देखना है, तो हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो ये बात तो होगी कन्वेक्स मिरर के यूजेस की। जनरली सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि जब भी हमें बहुत बड़े रेंज में हमें चीजों को देखना हो, तो उसके लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशंस में देखिए, आपको सबसे पहले तो मिरर जो हम लोग लेना है उसका एपरेचर बहुत छोटा रखना है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है, एक एक करके हम समझते हैं। जैसे आपने एक मिरर ले लिया, जैसे कि हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर ले चुके हैं। कन्वेक्स का मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट कन्वेक्स होगा और दूसरा जो साइड होगा, कनकेव साइड, वो पॉलिश्ड होगा। अब चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, आपको ध्यान रखना है कि जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल कहेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जो मिरर जिस का भाग होगा, जिस सेंटर, जो सेंटर होगा स्फीयर का, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला दें तो वो जो लाइन है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। अब जो है साइन कन्वेंशन में देखो, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो क्या करना है, पोल से करना है। पहली बात ध्यान रखना है, जो भी डिस्टेंस करना है मेजर वो पोल से करना है। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम बताते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, और जो अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब लाइट अगर आगे जा रही है तो पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे, निगेटिव। ये सबसे बड़ा मतलब चीज है जिसको आप याद रखना है। अब है कि ऑब्जेक्ट मान लो कि हम लेफ्ट साइड रखेंगे तो चलो निगेटिव है, एक्चुअली लेफ्ट रखते हैं हम अपनी सुविधा के लिए, लेकिन लाइट का जो डायरेक्शन है अगर वो आगे जा रहा है तो आगे वाली चीज को पॉजिटिव लेंगे, उसके बैक वाले को निगेटिव लेंगे। इनके लेफ्ट साइड निगेटिव हो जाएगा और मिरर के दूसरे साइड जो राइट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। दूसरा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे और नीचे को हम निगेटिव लेंगे। हम पॉजिटिव को पसर और नेगेटिव को नसर बोलते हैं, सो दैट कि आसान हो। एक रील्स भी बनाया था, आप देख लेंगे, पसर नसर भाई पसर नसर, और बहुत आपको पसंद भी आया था। लेकिन फिलहाल जो है, अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हो, बल्कि आप लेंस भी यही लगे हाथ देख लो, कन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है। और कनकेव मिरर हो या लेंस हो हमेशा नेगेटिव होगा। तो यही साइन कन्वेंशन था, बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जहां से कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चंस के लिए एक रिलेशन है जिसको हम प्रूव तो 12th में करेंगे, लेकिन आप यहां रिलेशन देख रहे होगे, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें v जो है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f जो है क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो 1/v + 1/u = 1/f जो है वो मिरर फॉर्मूला हो गया। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो। रेशियो किसका, तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और इसको हम लिख सकते हैं -v/u। ठीक है, -v/u, जहां v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला है सिंपल, इसको आपको अप्लाई करना है। साइन कन्वेंशन हमने आपको बता ही दिया है, वो रखिएगा और फटाफट आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप एमसीक्यूज में देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया कि बताओ भाई कौन सा रिलेशन सही है। मतलब आपको मिरर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये मिरर फॉर्मूला हमें पता है 1/v + 1/u = 1/f होगा, तो ये राइट आंसर होगा। तो ये तो हो गया। इसी तरह से एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिया हुआ है रिलेशंस, फिर से ये ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन का रिलेशन है। तो मैग्निफिकेशन का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या होगा, है ना, आप बताइए क्या होगा। अभी तो बताया कि m जो है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट होता है, तो इमेज हाइट को यहाँ h1 लिया गया है, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट हाइट वो h है, और ये किसके इक्वल होगा, तो -v/u। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ डी राइट ऑप्शन होगा।
आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। पहली बार देखो, रिफ्लेक्शन में तो लाइट सेम मीडियम में जो है टकराने के बाद वापस आ जाती थी, लेकिन अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट जो है वह टकराने के बाद यानी कि जो सरफेस होगा, यहां सरफेस नहीं हम कह के मीडियम कहेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास हो जाएगी। तो ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है कि जो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ये क्या होता है। तो देख लो, लाइट की स्पीड जहां पे ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया, और जहां पे लाइट की स्पीड कम हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। यहां एक कंफ्यूजन है कि जो डेंसिटी जो होता है ना, जो हम पढ़ चुके हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी वो डेंसिटी नहीं है। अगर वैसा देखा जाए तो वाटर की डेंसिटी जो है वह केरोसिन की डेंसिटी से ज्यादा है, लेकिन अगर हम ऑप्टिकली बात करें डेंसर की, तो ऑप्टिकली जो है वो केरोसिन ज्यादा डेंसर है, मतलब लाइट की स्पीड जो है केरोसिन में कम होगी और वाटर में ज्यादा होगी। तो ऑप्टिकली ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर क्या होता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो वो मुड़ेगा, वो टर्न लेगा। तो मान लो अगर रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है, अगर रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो जो रे ऑफ लाइट है टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। और उल्टा भी होगा इसका, यानी कि अगर ऑप्टिकली वो डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है तो नॉर्मल से वो अभी चला जाएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एक ग्लास प्लेट आप यहां देख रहे हो, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट है, और लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं ग्लास से किधर की ओर, एयर की ओर। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो एयर है वह ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वो डेंसर है। तो यहां पे जो एक टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको एन या म्यू से कुछ लोग इंडिकेट करते हैं, फिलहाल यहां हमने एन लिया है। तो क्लियरली यहां दिख रहा होगा कि एयर जो है वो रेयरर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको हम n1 मान लेते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा और ग्लास का ज्यादा होगा। तो लाइट अगर ग्लास से एयर की ओर जाता है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर की ओर, तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल से वो अभी जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होगा, इंसिडेंट एंगल अगर आई मान लें तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा आर वो ग्रेटर देन होगा। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज है रिफ्रैक्शन में, जिसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगा, यानी कि आर जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक एप्लीकेशन यहां देखते हैं। मान लो कि ग्लास प्लेट ही लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट लेते हैं और लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, है ना। अब लाइट को एयर से इंसिडेंट करवाते हैं, तो जब इंसिडेंट करवाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि लाइट ग्लास प्लेट से निकलने के बाद वो जो है टर्न नहीं करती है, मतलब उसका डायरेक्शन जो वो पैरेलल ही रहता है, यानी कि लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ तो वैसे ही निकल जाएगा, लेकिन वो लेटरली जो है आगे की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा इसको हम समझते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो फिलहाल आप एक चीज लो कि एक ग्लास प्लेट अगर आप ले लो और लाइट को इंसिडेंट करवाओगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार फर्स्ट सरफेस पे और एक बार लास्ट सरफेस पे, यानी कि एक बार इंटर करते वक्त और एक बार इमर्जेंट यानी बाहर निकलते वक्त, और यहां कुछ ना कुछ वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो डेविएट नहीं होगा, यानी कि लाइट पैरेलल जा रही है तो उसी डायरेक्शन होगा, बस लेटरली शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से यहां पे समझते हैं। तो आपको यहां फिगर दिख रहा होगा, यहां हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिया है और लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो आप जो है पहले फर्स्ट सरफेस के लिए क्या करो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और चूंकि वो रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है तो लाइट क्या होगा, रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगा। ठीक है, अब जैसे ही वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा वहां पे फिर से एक बार नॉर्मल बना लो, यानी कि इमर्जेंट यानी बाहर निकलते वक्त। अब क्या है, वो डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है तो नॉर्मल से अबे वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना, लाइट जो है टर्न ले लेगी। तो अगर आप वर्चुअली अगर उस लाइट को देखो जो शुरू जो पहले से था और जो फाइनल रिफ्रैक्टेड हुआ लाइट यानी इमर्जेंट रे, तो आप देखोगे वो दोनों पैरेलल तो है बट लेटरली थोड़ा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ ये फिगर जो है या फिर इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये तो हो गई एक बात। अब कुछ और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। जैसे कि आपको एक यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा जिसमें मछली जो है वह चिड़िया को, यानी मछली किधर है, पानी के अंदर, और पानी क्या है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और एयर क्या है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो हम जो देखते हैं, जो इमेज बनता है वो कब बनता है, जब लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट से टकरा के, यानी कि अगर मछली को देखना है चिड़िया को, तो लाइट जो है वो पहले जाएगा
टकराएगा चिड़िया से और टकरा के जो कमबैक होगा तो जो आंखों में वो इमेज बनेगा वो लाइट के केस की वजह से होगा। लाइट जब उसकी रेटिना पे जाके फोकस करेगी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना ही समझ लीजिए कि लाइट आ रही है ना, तो लाइट जैसे ही आएगी एयर से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर की ओर तो नॉर्मल की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल की ओर जब शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे वर्चुअली अगर उसको मिलाएं तो ओरिजिनली जो डेप्थ है, जो हाइट है चिड़िया की, उससे थोड़ा ऊपर यानी कि जो मछली है उसको इमेज, उसको जो दिखेगा, जो इमेज जो दिखेगा वो बर्ड का क्या दिखेगा, चिड़िया का क्या दिखेगा, लिटरली शिफ्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि यहां भी सवाल पूछा जा सकता है। एक काम हम आपके लिए छोड़ देते हैं, उल्टा, यानी कि जो मछली है अब मछली नहीं देख रही है, अब चिड़िया मछली को देख रही है, तो आपको ये बताना है कि वो अप्रोप्रिएटली जो है ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे की ओर होगा। तो ये था सवाल और ये थी आज की कहानी। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को जो आपका चल रहा है ऑप्टिक्स, इसको जल्दी से जल्दी बाइंड अप करते हैं सो दैट कि आप जो है इस पूरे चैप्टर्स में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने आपको रिफ्रैक्शन में बताया कि रिफ्रैक्शन जो है लाइट का वो फिनोमेना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो टर्न करती है। वो टर्न किधर होगा, नॉर्मल की ओर होगी या नॉर्मल से अवे होगा, वह डिपेंड करेगा कि रेयर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयर में। हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। तो जनरली जब लाइट पास होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि मान लो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की ओर टर्न लेगा और डेंसर से अगर रेयर में जा रहा है तो अवे चला जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड वहां पे बढ़ जाती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल साहब ने ये बताया कि लाइट को आप जब पास करवाओगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा साइन आई और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे आर कहते हैं, तो साइन का जो रेशियो होगा साइन आई अपॉन साइन आर वो हमेशा कांस्टेंट होगा और उसी कांस्टेंट को यहां पे कुछ नहीं क्या कहा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो स्नेल साहब ने म्यू को डिफाइन किया। एक तरह से आप कह सकते हो कि म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कांस्टेंट होगा और वो क्या होगा, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। यानी कि आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट लो, डिफरेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल डिफरेंट होगा, लेकिन जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा और उसी कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे म्यू यहां एन से कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो, मैंने यहां एन लिया है। तो n2 मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का है और n1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि एक दूसरे मीडियम का रेयर मीडियम का मान लो, तो जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम सिंपली क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। हो सकता है कि बोर्ड 10th में यहीं से क्वेश्चंस आ जाए, तो स्नेल्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप डिफाइन कर लीजिए। लेकिन बेसिक मतलब केवल इतना है कि जो रेशियो होता है इंसिडेंट एंगल, साइन का जो इंसिडेंट होगा साइन आई और अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। अब एक चीज और है, लाइट को अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करवाएं तो हम एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो लाइट जब हम डेंसर से रेयर की ओर ले जाते हैं तो लाइट अवे जाती है, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस एंगल पे, यानी कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब ये क्रिटिकल एंगल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल्स को मतलब अगर हम समझ लें तो हम TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं और यहां से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं जिसको हमें समझना है, क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है। तो यहां आप देख लो कि लाइट जो है डेंसर से जब रेयर में जा रही है तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ रहा है और एक पर्टिकुलर एंगल जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्रैक्टेड एंगल परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, C यानी कि क्रिटिकल एंगल, जैसा कि आप यहां पे फिगर में देख रहे होंगे। तो ये तो हो गई बात क्रिटिकल एंगल की। अगर हम मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, अगर क्रॉस कर दे तो हम लिख सकते हैं कि n1 इंटू साइन आर इक्वल टू n2 इंटू साइन आई। तो यहां पे n2 n1 कुछ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का, n2 मान लो, और n1 क्या है, रेयर मीडियम का है। तो स्नेल्स लॉ से यहां पे ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहां दिख रहे होगा, n2 साइन c इक्वल टू n1 साइन आर। ठीक
ठीक है, तो यहां पे N1 रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, और डेंसर मीडियम जो है N2, उसको हम N मान लेते हैं, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/sin c, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। आप ऐसे कह सकते हो कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहां पे sin c की वैल्यू उतनी भी कम होगी, है ना, क्योंकि c का वैल्यू जो sin का होता है 0 का 0 होता है, 90 का 1 होता है, मतलब एंगल बढ़ने पर sin की वैल्यू भी बढ़ती है। तो हम यहां पे ये फाइनली लिख सकते हैं कि n जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होगा, 1/sin c, जहां n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो इस रिलेशंस को आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे, और यहां जो एंगल होगा c, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो बहुत बढ़िया है। अब ये डायग्राम भी आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पे लाइट को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले जा रहे हैं, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या होगा, यानी कि टर्न लेगा, यानी कि रेयर में अवे जाएगा, तो एक एंगल होगा जिसे हमने अभी डिफाइन किया क्रिटिकल एंगल, उस एंगल पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि R जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। लेकिन अब जब इससे थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे, अब सोचो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो सेम मीडियम में लाइट कम बैक हो जाएगा। ये जो फिनोमेना है इसी को हम लोग कहते हैं TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो आप बहुत सारी चीजें देखते हो जैसे रेनबो वगैरह, ये सब इसी की वजह से होता है। अगर ये TIR ना हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, तो ये सारी चीजें जैसे मिराज वगैरह आप देखते होंगे, है ना, खासकर गर्मियों के टाइम में, तो वो सब इसी की वजह से होता है। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप कह सकते हो वो फिनोमेना है जब लाइट डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसे हम क्रिटिकल के एंगल कहते हैं वहां पर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और उसके बाद यानी कि उस क्रिटिकल एंगल के बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता है तो लाइट सेम मीडियम में कम बैक हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, वापस आ जाती है, एक तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो चूंकि टोटली लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसलिए हम इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां कुछ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक तो है कि मिराज, जैसा मैंने बताया, मिराज क्या होता है कि जनरली जब आप रेगिस्तान या कहीं गर्म इलाके में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं जो है उसका एक रिफ्लेक्टेड इमेज, यानी कि पेड़ या कोई भी चीज हो तो उसका आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि भाई ये वहां पे कुछ वाटर पानी वानी होगा, बट जनरली होता नहीं है। आप ऐसे भी देखते हो कि रोड के आप गर्मियों के दिन में देखते हो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो रोड आके काफी दूर लगता है कि पानी है। एक्चुअली में होता क्या है, ये मिराज की वजह क्या है, यहां जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो पेड़ है उसका इन्वर्टेड इमेज देख रहा है। तो लाइट जो है एक्चुअली में गर्मियों के दिन में जितनी गर्मी बढ़ती है, लाइट जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ही रेयर हो जाता है, ऑप्टिकली रेयर हो जाता है। तो लाइट ऊपर से आ रही है तो नीचे जो लेयर है जमीन का उसके नजदीक जो है वहां पे काफी एटमॉस्फेयर हॉट हो जाता है, रेयर मीडियम हो जाता है, तो लाइट एक तरह से डेंसर से रेयर में आ रही है। तो हमें पता है एक पर्टिकुलर एंगल जैसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तो टोटली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इनकी उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। तो जैसे वापस जाएगा तो वर्चुअली अगर हम मिला ले तो कहीं ना कहीं लाइट जो है वो क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा, क्योंकि इमेज के लिए हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, और जब दो रे मिलेगा तो वहां पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगा इन्वर्टेड, और ऐसा हमें लगता है कि वहां पे जो है इन्वर्टेड इमेज है, तो बिना पानी का तो इमेज नहीं बनेगा। तो ऐसा हमें आभास होता है, एहसास होता है, जबकि ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं होता है। इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, मिराज। तो ये चीज आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए नोट कॉपी में, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आ जाए कि मिराज क्यों होता है, मिराज होता क्या है, इसकी वजह क्या है। तो मिराज की वजह जो है वो क्या है, कारण क्या है, तो वो TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब TIR के लिए वो चाहिए कि लाइट डेंसर से रेयर में जाए, एक चीज। और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, जैसे कि लाइट से मीडियम में चला जाए, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। और इस तरह से ये आपका बहुत बढ़िया से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि TIR जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से मिराज वगैरह ये सारी चीजें होती है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। लेंस जो है बिल्कुल कुछ हद तक वैसा ही होगा जैसे हमने मिरर के केस में किया था, लेकिन हमने मिरर बनाने के लिए आपको याद होगा कि एक स्फेयर का, एक हॉलो स्फेयर का, यानी कि एक ग्लास का एक बॉल लिया था और उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया था। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हम करने जा रहे हैं, लेकिन मिरर के केस में हमने एक साइड पॉलिश किया था, यहां हमें पॉलिश वालिश करने की कोई जरूरत नहीं है। बस देख लो यहां पे एक स्फेरिकल एक जो है ग्लास ले लो और उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे। अब यहां भी वैसे तो जो लेंस है बहुत तरह के होते हैं, हमें 12th में पढ़ना है, प्लेनो कॉन्वेक्स भी होता है, बायो कॉन्वेक्स भी होता है, लेकिन फिलहाल चूंकि आपका 10th बोर्ड है, यहां सिर्फ दो ही लेंस पढ़ने, दो ही तरह के पढ़ने। एक तो हमें पढ़ना है कन्वेक्स लेंस और एक पढ़ना है हमें कनकेव लेंस। तो यहां फिगर में देख रहे होगे कि एक जो है जो उथला हुआ भाग है जो कन्वर्स
कन्वर्जिंग जो कन्वेक्स है सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। और अगर धंसा हुआ पार्ट हो यानी कि कनकेव साइड अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो इसको हम क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। अब दोनों साइड इसको हम एक्चुअली बायो कनकेव और बायो कन्वेक्स बोलते हैं, लेकिन चूंकि हमें दो ही पढ़ना है तो हम क्या कहेंगे, एक को हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे, है ना, जिसको हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं क्योंकि लाइट को कन्वर्ज कर देता है। और दूसरा जो कनकेव है, जो धंसा हुआ भाग है, वो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, इसलिए इसका एक नाम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, आज हम इन्हीं दो की बात करेंगे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। और जो काम हमने मिरर में किया था, मतलब इमेज फॉर्म करना, वही हम यहां भी करेंगे। यहां हम इमेज बनाएंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बोर्ड में डायग्राम ड्रॉ करने पे भी क्वेश्चन आ जाता है और नेचर पे भी आ जाता है। तो आपको याद होगा हमने 4 रूल्स पढ़े थे मिरर के लिए, लेकिन यहां पे केवल 3 से काम चल जाएगा। तो फर्स्ट रूल तो ये आप फिगर में देख रहे होगे कि लाइट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ग्लास जो है एक तरह से डेंसर मीडियम हो गया, और वो कहां कट करेगा, फोकस पे। जो काम मिरर में हुआ था बिल्कुल वही यहां भी हो रहा है। तो सेकंड रूल क्या था, याद करो, सेकंड रूल इसका उल्टा था, यानी कि अगर लाइट को अगर हम फोकस से ले जाएं तो कहां से पास होगा, फोकस से अगर ले जाएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, यहां कनकेव लेंस है, कनकेव का भी वही खेल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएं और लाइट जो है वो डाइवर्ज करेगा तो वर्चुअली कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो कहां मीट करेगा, तो फोकस पे करेगा। तो ये चीज है, तो ये तो फर्स्ट ही रूल है। आप कॉन्वेक्स लेंस में एक बार देख लिए और एक बार कनकेव लेंस में देख लिया, बस अंतर ये था, एक बार कन्वर्जिंग था और ये एक बार डाइवर्जिंग है। ये तो हो गया। सेकेंड रूल हमने आपको बता ही दिया कि सेकेंड रूल में उल्टा कर लीजिए, इनकी लाइट जो है अपने पाथ को क्या कर लेता है, रिवर्स। फोकस से अगर ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा, है ना। यही काम आप कन्वेक्स लेंस में किया है और सेम यही काम आप चाहें तो किसके लिए कर सकते हैं, कनकेव लेंस के लिए कर लीजिए। बस कनकेव में क्या होगा कि लाइट जो है वो कन्वर्ज ना होकर वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा और उस तरह से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए रहने देता हूं, आप खुद करके देखेंगे। लेकिन जो तीसरा रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि ऑप्टिकली, यानी कि जिसे हम पोल कहते थे मिरर में, यहां हम क्या कहेंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर। तो लाइट को अगर हम मिड पॉइंट यानी ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवाएं तो बिना कोई डेविएट हुए यानी कि एकदम सीधे निकल जाएगा। तो ये 3 रूल्स आपको ध्यान रखना है, कब, जब भी हमें रे डायग्राम को ड्रॉ करना हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक चीज और है, जैसे हम सबसे पहले इमेज की बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, तो आपको याद होगा कि मिरर में हम लोग ने कनकेव मिरर में 6 केस लिया था, यहां हम कन्वेक्स, यानी एक चीज और आप याद रख लो कि उल्टा होगा, जो वहां कनकेव मिरर में हुआ था यहां कन्वेक्स लेंस में होगा, यानी कि जो वहां कनकेव मिरर में हुआ था, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस में हो जाएगा। बात तो वही मैंने दोबारा बोल दिया, लेकिन आप इसका उल्टा भी समझ लो। तो सबसे पहले अगर मान लो 6 केस में पहला केस था कि बॉयज को हमने कहां रखा था, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट जाएगा और कहीं ना कहीं क्या, फोकस पे जाके वो सब कन्वर्ज होंगे, तो वहां पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब चूंकि रियल कट कर रहा है तो नेचर की बात करें तो रियल इमेज हो रहा है ना, इन्वर्टेड हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा और मच लेस देन 1 होगा। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आप धीरे धीरे बॉय अब शिफ्ट करेगा, यानी कि बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो इमेज तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो है वो कहां बनेगा, तो इन्फिनिटी का उल्टा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। बस ध्यान क्या देना है कि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के उधर उस साइड को हम क्या बोलेंगे, 2f2, और उस साइड का हम फोकस लेंगे कन्वर्स ने, यानी कि दूसरे साइड का। तो ये तो आपने देख लिया, इमेज इन्वर्टेड रियल फॉर्म हो गया। और इस केस में यानी कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए, थोड़ा और शिफ्ट कर दे, तो इमेज सेंटर ऑफ बिल्कुल मिरर की ही तरह है, बस लाइट को क्या ले जाना है, एक बार पैरेलल ले जाना और एक बार ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना, और जहां पे कट करेगा वहां इमेज फॉर्म हो जाएगा। और इमेज की पोजीशन हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो काम मिरर में किया था बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही यहां भी हो रहा है, यानी कि लेंस में। बस अंतर क्या है कि एक बार ऑप्टिकल सेंटर से एक बार पैरेलल ले गए और फोकस से पास करवा, और दूसरी बार ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे यहां पे अगर हम बिटवीन रख दें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज हमें पता है कि इन्फिनिटी यानी कि 2f2 उस साइड बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। बाकी पैरेलल ले गए, फोकस से पास करवा दिया, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले गए और जहां कट किया वहां पे इमेज हमने बना दिया। तो एक इन्वर्टेड रियल इमेज, चूंकि रियल कट करा रियल, और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गया। तो ये था। अब ये 5 केसेस हो गए।
अब हम सॉरी 4 केसेस हो गए, 5वें केस की बात करते हैं इनकी फोकस पे। तो फोकस पे रखेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का मतलब हुआ कि इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा, तो इन्फिनिटी पे कहीं रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाएगा और इसका साइज बड़ा हो जाएगा। पहले साइज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज बड़ा हो जा रहा है, कि एम जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्निफिकेशन है का मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये बात होगी। अब ये लास्ट केस, छठा केस ले लेते हैं, इनकी बिटवीन पोलर पोल और किसके बीच में, फोकस के बीच में। तो पोल न बोल के ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। बाकी वही लाइट जाएगा। अब लाइट चूंकि वो डाइवर्ज हो रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो कहीं नहीं मिलेगा, डाइवर्जिंग रे तो कभी नहीं मिलता, तो वर्चुअली हम कहीं ना कहीं पीछे ले जाकर मिलाएंगे और तब पहली बार हमें एक वर्चुअल और क्या मिलेगा, अपराइट यानी कि सीधा इमेज बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। तो ये बात होगी, मैग्नीफाइड इमेज आपको बना, ये केस था। तो ये तो हाइट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉइंट साइज के लिए। तो पॉइंट साइज के लिए कुछ नहीं करना है, एक लाइट जो है ऑब्लिक इंसिडेंट करवाएं और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है कहां पे कट करेगा, जहां इमेज फॉर्म होगा। और कहां इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज का पोजीशन पता लगाने का तरीका हमने पहले ही आपको बता रखा है। तो आपको एक ऑब्लिक ले जाना है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पे जहां पे इमेज कट करेगा वहां पे आपको मिला देना है, ठीक है। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वो तो नॉर्मल होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। मिरर के केस में जो होता है बिल्कुल वही है। जैसे मान लो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो कहां पे बनेगा, तो उस साइड यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से उल्टा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। तो पोजीशन हमें इमेज की पहले पता है, बस एक लाइन ऑब्लिक ले जाओ और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है दूसरे साइड जिस पॉइंट पे इमेज बन रहा है बन जाएगा। तो इस तरह से आप हाइट वाले ऑब्जेक्ट और पॉइंट साइज दोनों के लिए रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल आता ही आता है, इसको बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए। तो ये था आपका रे डायग्राम। ये हमने कुल मिला के कितने केसेस लिए, 6 केसेस लिए। और एक चीज और, ये यहां भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर पहुंच रहा है, नजदीक पहुंच रहा है, वो उतना ही दूर भागता जा रहा है। तो ये था कुल मिला के केसेस जिसमें कि आपको यहां पे नेचर पे भी सवाल हो सकता है या डायरेक्ट रे डायग्राम से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ आप फिगर देख लीजिए। यहाँ पे हम बिटवीन एफ एंड सी भी रख के हम आपको दिखा रहे हैं। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए, हाइट वाले के लिए भी आपको एक बार ड्रॉ कर लेना है डायग्राम और एक बार आप पॉइंट साइज के लिए कर लीजिए। तो इस तरह से आपका काम जो है मैंने आसान कर दिया है, क्योंकि एक कंफ्यूजन होता है, जो अलग अलग नियम लोग बना लेते हैं। नियम तो कुछ नहीं है, 2 राइट को मिला दो, जहां मिलेगा वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हैं। यूजेस की बात करें तो एक तो हमारा आई ही खुद का कॉन्वेक्स लेंस है, तो लाइट जो है एक तरह से जाती है ना, आफ्टर एक तरह से लाइट क्या करती है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है और कन्वर्ज करके कहीं ना कहीं रेटिना पे वो फोकस होती है, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। तो यूजेस में सबसे बड़ा यूज तो हमारी खुद की आंखें ही है ना। ये ना हो तो फिर ये सारा ऑप्टिक्स और ये सब कुछ फिनोमेना ही नहीं होता। दूसरा, हम लोग बचपन में ये काम करते थे, आप भी करते होंगे, कि कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस को अगर आप रख दें तो लाइट को एक पॉइंट पे जो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज कर देगा। तो लाइट जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, अब उसके पास हीट एनर्जीज भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो पट्टी जो है अगर आप पेड़ के पत्ते रखें तो जलने लगेगी। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं, ये प्रूव करता है इस बात को कि जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। बाकी बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं, जैसे प्रोजेक्टर है ना, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, और लेंस खुद कभी कभी ना चीजों को पढ़ने के लिए, बड़ा मैग्नीफाई करने के लिए भी हम मैग्नीफायर की तरह यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये बहुत सारी यूजेज हैं कन्वेक्स लेंस का, जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। इवन जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये भी किसी न किसी कैमरे से शूट है और कैमरे का जो लेंस है आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये बात थी। अब हम लगे हाथ कनकेव मिरर के, सॉरी मिरर बात आ रहा है, लगे हाथ हम कनकेव लेंस की भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में कनकेव जो लेंस है, मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे केवल वैसे ही 2 केसेस हम लेंगे, 2 से होगा। एक बार इन्फिनिटी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को और एक बार आप किसी भी पोजीशन पर रख दीजिए, और यहां जो फॉर्म होगा इमेज, वो कभी मैग्नीफाइड नहीं होगा, हमेशा हाईली डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल होगा। क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, तो मान लीजिए अगर इन्फिनिटी पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं तो लाइट तो पहले पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो डाइवर्ज हो जाएगा तो उसको वर्चुअली पीछे की ओर मिलाएंगे तो कहां पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो इस तरह से हाईली डिमिनिश्ड इमेज फोकस पे बनेगा और वो अपराइट होगा, है ना। और क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी कि एम जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्निफिकेशन का, तो मच लेस देन 1 होगा। और नेचर जो है चूंकि पॉजिटिव है क्योंकि अपराइट होगा। और दूसरा, किसी भी पोजीशन पे रख लीजिए, है ना, किसी भी पोजीशन पे रख लीजिए। तो कोई भी पोजीशन पे रखेंगे तो अब क्या होगा कि धीरे 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 जो है वो इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर की ओर मूव करेगा, यानी कि थोड़ा साइज तो बढ़ेगा इमेज का, लेकिन ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कम ही रहेगा, ठीक है।
ठीक है। और इमेज जो ऑब्वियस है कि वर्चुअल होगा, चूंकि ये रियल कट तो कर नहीं रहा है, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, इमेज डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी। यूजर्स की बात करें तो प्रोजेक्टर में, टेलीस्कोप में, टॉर्च में, इवन जो डोर होता है जिसमें आप नहीं छोटे से में आप बहुत बड़ा चीज देखना चाहते हो तो वहां भी हम यूज करते हैं, या फिर जो दूरबीन वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें भी, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसे चांद, बहुत दूर दूर के जो प्लैनेट स्टार्स वगैरह को देखना होता है तो वहां पे हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो ये बात हो गई। साइन कन्वेंशन एक ये भी चीज है। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने मिरर के केस में किया था, बस यहां है कि पोल की जगह हम ऑप्टिकल सेंटर लेंगे और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वही जो सेंटर का यानी कि जो स्फीयर का वो जो सेंटर होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन क्रॉस करवा दो तो प्रिंसिपल एक्सिस है। और लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और उसके रिवर्स डायरेक्शन को क्या मानेंगे, निगेटिव, है ना। पॉजिटिव हम लोग पसर बोलते हैं, निगेटिव को नसर बोलते हैं। पसर नसर भाई पसर नसर आपको याद ही होगा। खैर अब अगर हम एक और चीज की बात करें, लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला था, अब यहां पे क्या होगा, लेंस फॉर्मूला होगा। अंतर केवल एक ही है, जैसे वहां प्लस हुआ था अब क्या हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या था वहां मिरर में 1/v + 1/u = 1/f, तो यहां प्लस की जगह केवल क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। मैग्निफिकेशन का भी वही फॉर्मूला है, यानी कि m = क्या था, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो सबसे पहले आप यहां लेंस फॉर्मूला देख लो, तो लेंस फॉर्मूला में क्या होगा 1/v, जहां v क्या है, ऑब्वियस है इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस एक चीज ध्यान रखना कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा हमेशा पॉजिटिव होगा और कनकेव का हमेशा निगेटिव होगा। बाकी साइन कन्वेंशन तो हमने आपको बता ही दिया। और मैग्निफिकेशन वही होता है कि साइज कितना इमेज का बढ़ा या छोटा हुआ है, यानी कि डिमिनिश्ड है या इनलार्ज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं किसका, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट का, और ये किसके इक्वल होगा, v/u। आपको याद होगा वहां मिरर के केस में माइनस हुआ था, है ना, -v/u, यहां क्या होगा +v/u। बस यही एक अंतर है। तो एक चीज ये तो बिल्कुल जस्ट लाइक मिरर की तरह हो। एक नई चीज जो है बल्कि काफी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ, पावर ऑफ द लेंस। पावर क्या होता है ना कि लाइट जो है जितना जिसकी कैपेसिटी है बेंड यानी मोड़ने की, जितनी ज्यादा वो मोड़ सके उसका उतना ज्यादा पावर है। अब एक चीज है जितना ज्यादा मोड़ेगा उतना फोकल लेंथ कम होगा। तो इस तरह से एक तरह से एक्सपेरिमेंटली आप कहो कि साइंटिस्ट ने ये रिलेशन बनाया कि पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ हो, क्योंकि फोकस जैसे जैसे कम होगा पावर उतना बढ़ेगा, और पावर बढ़ने का मतलब जितना लाइट को वो बेंड करेगा लेंस, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी बेंडिंग की उतनी उसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी। और यहां पे अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा तो यहां पे पूछ रहा है पावर का यूनिट, तो आप हो सकता है बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देंगे कि डायोप्टर जो है यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसका, पावर का। और पावर होता क्या, तो बेंडिंग कैपेसिटी होती है। उसी तरह से अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, बात है आप सोचिए बताइए, पावर कहलाता और क्या है ना कि जितनी उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी होगी उसी को तो हम पावर कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, तो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के, P = 1/f। और यूनिट आपको डायोप्टर होता है। बस इतनी सी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और बाकी जो है अब जब सवाल आएगा, चाहे वो रे डायग्राम ड्रॉ करने पे आए या फिर कुछ रिलेशंस, तो वैल्यू रख लेना है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इसमें साइन जो कन्वेंशन है ना, इंसिडेंट के डायरेक्शन में लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव लेना, अपोजिट नेगेटिव लेना है। बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आप लेफ्ट ले लो, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और फोकल लेंथ कन्वेक्स का, कन्वर्जिंग का हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, किसके लिए, कनकेव का हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही आसान है, केवल पूछ रहा है कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो हमें पता है कि लेंस फॉर्मूला में जो है प्लस ना होकर माइनस होगा, यानी कि 1/v - 1/u = 1/f। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया है मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, है ना। जो यहाँ पे इक्वेशन है इसमें मैग्नीफाइंग पावर कौन बताता है, तो अभी तो बता दिया कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है और कुछ नहीं, रेशियो है ना, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट का, और ये इक्वल होता है v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो यहाँ पे ए जो है राइट ऑप्शन है। तो ये थी कुल बात जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप और अच्छे से इसको और तैयारी कर लीजिए, डिफाइन डेफिनेशंस वगैरह कर लीजिए। सारे रे डायग्राम जो 6 केसेस बताए थे, है ना, किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, और 2 केसेस बताए थे कनकेव के लिए, ड्रॉ कर लीजिए। उसका आप एक टेबल भी बना सकते हैं नेचर के लिए, कब हाईली मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा, वगैरह वगैरह। इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म जो है आप एक ऐसा स्ट्रक्चर मान लो जिसके 2 सरफेस जो है रिफ्रैक्टिंग हो, और उन दोनों के बीच जो एंगल होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो
हो इसको आप यहां प्रिज्म कर सकते हो। जबकि प्रिज्म वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, दो साइड जो होने चाहिए, वो सरफेस जो होनी चाहिए वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए और दोनों के बीच कुछ एंगल होना चाहिए। अब लाइट जब हम इंसिडेंट करवाएंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होगे, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल की ओर टर्न लेगा और जब वो दूसरे साइड से बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से आगे चला जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो एंगल है, वो जो फाइनल जो रे है और जो इनिशियल था उसके बीच में जो एंगल बनेगा, जिसको हम यहां डेल्टा से डिनोट करें, उसी को हम क्या कहेंगे, कितने एंगल से वो जो है डेविएट हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक्चुअल में देखो ये जो फिनोमेना है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, डिस्पर्जन में क्या होता है कि लाइट जो है जैसे हम प्रिज्म से पास करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे आपको विबग्योर यानी कि 7 कलर्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि लाइट जो है वो अलग अलग, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बना है ना, और सबका अलग अलग वेवलेंथ है। तो जो जिसकी जैसी वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी होती है, उनकी स्पीड होती है। जिसके हाई स्पीड होती है वो ज्यादा तेज से जाते हैं, वो ज्यादा टर्न लेते हैं, और जिनकी कम स्पीड होती है, जैसे कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो कम उनकी स्पीड होती है, तो वो कम जो है डेविएट होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाता है। तो इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट। और ये आप रेनबो वगैरह भी है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट फिनोमेना है, उसकी हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल आप यहां देख लो, विबग्योर देख रहे हो। विबग्योर का मतलब है कि लाइट जो है जब हम प्रिज्म से पास करवा रहे हैं तो वो 7 कलर में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो है वो उसकी 7 कलर से बना है, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एनर्जी है। जो जिसकी ज्यादा एनर्जी है उतनी वो हाई स्पीड से जाएगा। जैसे विबग्योर में वायलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो सबसे ज्यादा टर्न ले रहा होगा, और रेड कलर की एनर्जी जो है सबसे कम है, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है। और वेवलेंथ का उल्टा होता है एनर्जी, है ना, वेवलेंथ का उल्टा उसका फ्रीक्वेंसी होता है। E बराबर h न्यू हमने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है तो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा देख लो कि रेड कलर कम डेविएट हुआ है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, उसकी स्पीड कम है, और जो वायलेट है उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा टर्न लिया है। अब अगर हमें फिर से अगर व्हाइट लाइट चाहिए तो दो प्रिज्म अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग रख दो उल्टा करके, तो पहला प्रिज्म क्या किया, उसको डिस्पर्स किया, यानी कि 7 कलर में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब हम उल्टा करेंगे तो फिर से लाइट क्या होगा, तो लाइट जो है जो 7 कलर्स है वो क्या होगा, फिर से एक ही पॉइंट पे आके मीट हो जाएगा, यानी एक सिंगल रे के फॉर्म में, व्हाइट लाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए, आपसे पूछा जाए कि अगर हमें प्रिज्म के थ्रू हम लाइट को पास करवाएं और फिर से हमें व्हाइट लाइट ही चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे दो प्रिज्म दे दो, एक प्रिज्म सीधा रखेंगे, दूसरा उल्टा रखेंगे। लाइट पहले वो 7 कलर में डिवाइड होगा और फिर जो है दूसरे से वो उल्टा करेगा, यानी कि रिवर्स करेगा, वो सारे के सारे कलर को फिर से वो क्या कर देगा, कन्वर्ज, और एक सिंगल हमें व्हाइट लाइट मिल जाएगी। तो ये कहानी थी प्रिज्म की। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ये जो कलरफुल वर्ल्ड है ना, इसकी जो वजह है वो लाइट तो है, लेकिन लाइट का ये फिनोमेना जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, और भी साथ हम कुछ चीजें हम समझेंगे, जैसे स्कैटरिंग क्या होता है, और ये सब मिलके आप जो देख रहे हो, ये जो सनसेट या सनराइज जो हमें देखने में बहुत मजा आता है ना, रेडिश कलर है ना, देख के ही जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, कहने का मतलब है। तो ये सब जो है लाइट की वजह से है। लाइट के जो फिनोमेना है जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन, जनरली हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, आज यही टॉपिक रहेगा। तो चलिए ज्यादा इधर की बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल, वो तो मिराज खुद है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि लाइट जो है जब पास होती है डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर, तो लाइट जो है एक पर्टिकुलर एंगल, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उससे ज्यादा एंगल पे लाइट जो है सेम मीडियम में वो वापस रिटर्न हो जाती है, और तब कहीं ना कहीं वर्चुअली कहीं ना कहीं क्या होता है कि इमेज फॉर्म होता है, हमें इन्वर्टेड जो है एक इमेज मिलता है, और हमें लगता है कि वहां कुछ पानी वानी जैसी चीजें होंगी। इस फिनोमेना को हम पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप चाहे तो जाके देख लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिराज। तो एक तो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हो गया मिराज का, जिसमें हमें लगता है कि पानी है आगे जाके, गर्मियों के दिन में जनरली, तो गर्मियों के दिन में जो है एटमॉस्फेरिक लेयर जो है काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, और ये फिनोमेना हमें दिखने को मिलता है। दूसरा जो कि बचपन से ही हमारा जो है हम सब का मतलब ये रहा है, मतलब रेनबो देखने मन जो है, मतलब देखने के लिए हम लोग निकल जाते थे। और जनरली ये कब होता था, आपको अगर याद हो, रेनी सीजन, यानी कि जब बारिश का समय है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि रेनबो बनाने के लिए हमें एक तो बरसात होनी चाहिए, और दूसरा ऑब्वियस है कि सनलाइट होना चाहिए। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स अगर लाइट को पास करवाएं, तो लाइट क्या है, व्हाइट लाइट है, लेकिन व्हाइट लाइट क्या है, तो वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो जब लाइट जो है पास होती है, तो एक तरह से आप देख लो कि वाटर ड्रॉप जो है वो डेंसर मीडियम की तरह है। तो लाइट जो है एक तरह से रेयर से डेंसर जाएगा, तो वो TIR का जो कॉन्सेप्ट है, टोटल
हॉरिजॉन्टल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हमने कहा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो लाइट सेम मीडियम में आ जाता है। तो ये फिनोमेना जो है रेनबो फॉर्म करने में मदद करता है। एक ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रात को टिमटिमाते हुए तारे देखना, है ना, लिटिल लिटिल वो वाला जो है ना स्टार्स, और हाउ वंडर हाउ आर यू, और ये सब हम लोग बचपन में बहुत पढ़े थे, अब तो मैं भूल गया हूं, आपको याद होगा। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग स्टार, ये क्यों होता है? तो ये भी एक फिनोमेना है जिसमें कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैरी होता रहता है। अब जो कि वो वैरी होता है तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी डिफरेंट होता है। तो जैसे हमें जो दिखाई देता है वो कब, जब वो दो लाइट मिलता है, तो लाइट जो है एक फिक्स तो है नहीं, है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर डिफरेंट है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा, जो एंगल होगा वो भी डेविएट होता है, वो भी बार बार चेंज होगा। अब जब वो चेंज होगा तो इमेज भी हमको लगेगा कोई टिमटिमा रहा है, मतलब इधर से उधर बन रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक चीज और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हम जो सनराइज और सनसेट देखते हैं वो एडवांस सनराइज देखते हैं और डिलेड सनसेट। मतलब एडवांस का मतलब क्या हुआ? एडवांस का मतलब हुआ कि सनराइज जो होना है उससे पहले ही हम सनराइज देख लेते हैं, और डिलेड का मतलब क्या हुआ? डिलेड मतलब सनसेट हो चुका है ना, उसके बाद हमें दिखाई देता है कि सनसेट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो फिनोमेना है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का, इसको हम समझना चाहते हैं। जनरली आपको पता है कि स्काई जो है, स्पेस जो है वो रेयर मीडियम है क्योंकि वहां पे डेंसिटी कम है, और यहाँ अर्थ के नजदीक जो है एटमॉस्फेरिक लेयर होने की वजह से यहाँ पे ऑप्टिकली ये काफी डेंस है। तो लाइट जब आती है सन से तो एक तरह से रेयर से डेंसर मीडियम की ओर आती है। तो जब लाइट जब रेयर से डेंसर की ओर आएगा तो हमें पता है कि लाइट टर्न लेगा, किधर लेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब टुवर्ड्स द नॉर्मल ये टर्न लेगा तो वर्चुअली कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा, और आप देखेंगे कि हाँ इमेज जो है वर्चुअल फॉर्म हो जाएगा। तो ये कारण है एक्चुअल में एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आप नोटबुक लेके इसको डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों होता है भाई एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। तो आप कहेंगे कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन में लाइट क्या होता है? रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, और एक तरह से एपरेंट एक इमेज बनता है जो कि थोड़ा ऊपर होता है। तो इस तरह से हमें जो है सनराइज जो है वो एक्चुअल में सनराइज होने से पहले दिखाई देता है, और इसी का उल्टा आप सनसेट भी समझ सकते हो। यहाँ एक डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ अर्थ के नजदीक जो है एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो क्या है? थोड़ा डेंस है, और हॉरिजॉन्टल जब लाइट जाएगा तो वो क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। अपेरेंटली किधर शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां आपको क्या होगा? एडवांस सनराइज देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम को आप इसको अच्छे से ड्रॉ करके आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कुल मिला की कहानी थी जिसमें हमने आपको सिखाया कि किस तरह से एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट होता है। एक बार और समझना है, एक बार और समझ लेते हैं। डिलेड सनसेट में का क्या मतलब हुआ? डिलेड सनसेट कैसे होगा? तो सनसेट मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लेयर, अब सनसेट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वो तो नीचे जा चुका है, लेकिन लाइट जो है वो किधर से आ रही है? एक तरह से रेयर से डेंसर की ओर आ रही है, वो डिलेड सनसेट दिखाई देगा। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है? फैलना, है ना, लाइट जो है इस तरह से फैलती हुई। अगर आप कभी जो है घरों में हो और खिड़कियों को खोलें तो लाइट लगती है ना, इस तरह से फैलती जा रही है, या जंगल वगैरह में कभी कभी घूमने जाए, जैसा कि पिक्चर दिख रहा होगा, तो लाइट जो है एक तरह से फैलती हुई नजर आ रही है। तो स्कैटर्ड करना, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये होता क्या है? तो जब लाइट जो है एटमॉस्फेरिक लेयर से टकराती है तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है डस्ट है, वाटर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेज हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो लाइट जो है एक तरह से जब उसके अंदर, उस पार्टिकल के अंदर इन करती है तो वो क्या होता है? आपने अभी डिस्पर्जन पढ़ा कि लाइट जो है वो ब्रेक हो जाता है 7 कलर्स में, तो वो डेविएट होता है। तो आप कहेंगे 7 कलर में डेविएट होता है? हमें 7 कलर्स तो दिखाई नहीं देता, हमें तो जनरली व्हाइट ही दिखाई देता है। तो होता क्या? वो पार्टिकल सारे कलर्स को इक्वल अमाउंट में चारों तरफ वो क्या करता है? स्कैटर्ड करता है, यानी कि बाहर की ओर निकालता है, तो हमें एक तरह से व्हाइट लाइट दिखाई देता है। लेकिन जनरली आप कभी कभी देखते होंगे सनराइज या सनसेट के समय, है ना, कि लाइट जो है वो कुछ चीजों को स्कैटर जो करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको स्कैटर ज्यादा करता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो स्कैटर्ड कम होता है ना। तो यहां पे हम टिंडल इफेक्ट को, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, तो आप केवल इतना कहेंगे कि दिस इज द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसका सबसे सुंदर एग्जांपल है कि कलर जो है वो स्काई का ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो लाइट जो है, जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर का, वो बहुत जनरली छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और ये
ये इंपॉर्टेंट है कि जो जितना पार्टिकल छोटा है उतने ही छोटे वेवलेंथ को वो क्या करता है, अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करता है। तो चूंकि ब्लू कलर जो है वो बहुत ही छोटा है, उसका वेवलेंथ है ना, तो और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होता है कि वो स्कैटर्ड जब होता है, वैसे तो सारे कलर्स स्कैटर्ड होते हैं लेकिन वो सब पास हो जाते हैं बाहर, एटमॉस्फेयर बाहर यानी स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर का जो कण है, जो पार्टिकल है, वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम जो है किसको स्कैटर करता है, ब्लू को। इसलिए हमें स्काई जो है वो क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। जब और ये भी फिनोमेना काफी इंपॉर्टेंट है सनराइज और सनसेट का, यहां पे आपको रेडिस दिखाई देता है। तो रेडिस क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो स्कैटर्ड होता है तो ब्लू कलर या वायलेट कलर की स्कैटरिंग जो है पावर बहुत ज्यादा होती है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होता है, तो बहुत हाई तेजी से स्कैटर्ड होता है, तो दूर चला जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है। और रेडिस कलर चूंकि उसका वेवलेंथ जो है रेड का बहुत कम होता है, तो उसका जो स्कैटरिंग होता है ना, वो थोड़ा कम होता है, तो वो अर्थ के रेंज में ही रह जाता है। यही कारण है कि सनराइज और सनसेट के समय हमें जो है आपको एक सूर्य की लालिमा जिसे वो बोलते हैं, देख के ही जो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह है। तो ये अलग अलग जो फिनोमेना है लाइट का और रिफ्रैक्शन का, जनरली आप कह सकते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसे कि हमारा वर्ल्ड जो है कलरफुल और ब्यूटीफुल बनाता है और हम इसको एंजॉय करते हैं। आई होप कि ये क्लास में भी आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और यहां से भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक जो है हमारी आंखें खुद हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। एक बात तो है कि ये जो दुनिया भगवान ने बनाया है काफ़ी खूबसूरत है, और इस खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए जो खूबसूरत हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है वो आंखें हैं, और ये आंखें और भी खूबसूरत हो जाती है अगर आंखें कुछ इस तरह की हरकतें करें जैसा कि आप देख रहे होंगे। खैर अभी आपको इन सब में नहीं पढ़ना है, आपको अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो हाँ, मैं कह रहा था आंखें, तो यहाँ जो हम चीजों को देखते हैं उसके पीछे जो फिनोमेना है वो तो समझ में आ रहा है कि इमेज बनता है, लाइट जब जाती है, एंटर होती है रेटिना पे, कहीं ना कहीं जाके वो फोकस करता है, फोकस मतलब दो लाइट मिलता है और जिस पॉइंट पे मिलता है हमें दिखाई देती है। तो हमारी आंखें जो है इसके बहुत सारे पार्ट हैं, है ना, एक एक करके आपको, वैसे तो डिटेल में आपको 12th में आप पढ़ेंगे, है ना, 11th 12th में बायो के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम फिजिक्स में आपको एक समरी कह लो, एक छोटी सी जानकारी दे दें। और 10th में जो सवाल आता है जनरली, जो हमारी आंखें हैं, कभी कभी आप देखते हो कि चश्मा लगाने की जरूरत नौबत पड़ जाती है क्योंकि जो है वो प्रॉपर वे में हमें दिखाई नहीं देते। तो यही आज हम मेन टॉपिक आज का यही रहेगा। लेकिन हमारी आंखें जो है वो इस खूबसूरत दुनिया को देखने का एक जो जरिया है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ये है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो केवल ये फिजिकल वर्ल्ड ही नहीं बल्कि हमारा जो एक इमोशनल वर्ल्ड है ना, उसको भी एक तौर पे कह सकते हो प्रेजेंट करने का काम क्या करती है हमारी ये आंखें। तो ये जो आंसू है आप देख रहे होगे, है ना, जब भी खुशी के हों, है ना, या किसी के बिछड़ने का हो, है ना, गम का हो, तो कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, सबका अधिकार समान है। और इमोशंस को आप जितना बेहतर, एक होता है ना IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, तो वो जितना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है उतना ही इंपॉर्टेंट EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट है। और इमोशनल क्वोशेंट का मतलब हुआ कि आप इमोशंस को आप दिखाएं, और ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी कहते हैं हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है, और जो अपने इमोशंस हैं उसको दिखाने का भी काम जो है वो हमारी आंखें करती हैं। आंसू, अब इसके बारे में, इसके जो बायोलॉजिकल जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है, उसका कौन सा लिक्विड है, ये तो आपके बायो के टीचर्स बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा पर्पस था कि हम आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दे दें। यहाँ आप अलग अलग पार्ट्स देख रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे पिपल्स है, आइरिस है, सिलियरली मसल्स है, लेंस, हमारी आंखें जो है खुद एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है ना, उथला हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस है। पीछे देख रहे होंगे रेटिना है, जहाँ पे कि रे ऑफ लाइट, तो लेंस जो हमारी आंखें हैं वो खुद लेंस है, तो उसके होके जाती है और कहीं ना कहीं वो रेटिना पे फोकस होता है। और प्रॉपर वे में जब तक रेटिना पे फोकस ना हो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो जो आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको तो काफ़ी डिटेल में यही सब कुछ पढ़ना है ना। हर एक पार्ट, जो छोटे छोटे पार्ट है, आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। लेकिन जो मेजर पार्ट है, जिससे कि जैसे लाइट जो है कितने अमाउंट में एंटर होगा, वो आइरिस जो है वो हमारी वो कंट्रोल करती हैं। और एक चीज आप देख रहे होंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि जो लेंस है वो उसकी एक पावर है, हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है। अब यहाँ पे पावर को कम और ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि हमारी आंखें जो है जैसे काफी नजदीक हो तो उसके लिए हमें अलग पावर की जरूरत होती है ना, काफी दूर की चीजों को देखने के लिए
तो अपने पावर को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब अपने पावर लेंस की जो कैपेसिटी होती है, आई लेंस की पावर को एडजस्ट करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन और कुछ नहीं है, फोकल ऑफ लेंथ जो है हमारी आंखों का, उसको चेंज। अब ये चेंज कैसे करता है, तो सिलियरी मसल्स होते हैं, उसको कॉन्टैक्ट, या जैसे ना लेंस को अगर हम थोड़ा चिपका कर दें, उथला हुआ कर दें ज्यादा, तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। और थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल कर दें, है ना, पतला कर दें लेंस, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ज्यादा और कम होने से क्या होगा, लाइट या तो रेटिना के आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, यानी कि लाइट जो है कन्वर्जिंग लेंथ बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और यही सारा खेल है। तो मेजर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या होगा, या तो लाइट जो है रेटिना से पहले ही वो फोकस हो जाएगी, तब भी आपको चीजें दिखाई नहीं देगी, या फिर रेटिना के बाद, यानी कि दूर जाके रेटिना के बाहर जाके फोकस होगी, यानी इमेज फॉर्म होगा, तब भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें पता है कि इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए, है ना, तभी हम चीजों को देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहली बात, ये प्रॉब्लम होता ही क्यों है ना, ये जो डिफेक्ट्स हैं वो क्यों होते हैं। तो इसकी वजह एक तो हमें समझ में आ रहा है कि लेंस से जब लाइट जाती है तो कहीं ना कहीं रेटिना का आगे या पीछे फोकस होती है। जैसे यहां पे अगर हम हाइपर मायोपिया की बात करें, हाइपरोपिया की बात करें, तो हाइपरोपिया में क्या होता है, जिसको हम लोग हाइपरोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट जो है वह दूर चली जाती है, यानी कि रेटिना के बाहर चली जाती है। तो इसका मतलब है कि लाइट को हमको थोड़ा सा उसका लेंथ को कम करना है, तो हमें कौन सा लेंस लेना चाहिए, कन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस हमें पता है वो लाइट को क्या करता है, बेंड करता है। तो अगर वो लाइट दूर जा रही है, रेटिना से बाहर जा रही है, तो हम कन्वेक्स लेंस, जो आप चश्मा लगाते हो ना गॉगल्स, तो उसमें क्या होता है कि आप जब बहुत चीजें जो है अगर वो नजदीक हैं, तो दूर की चीजें तो ठीक है, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती क्योंकि रेटिना के बाहर वो चली जाती है। उसी तरह से मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जो होता है लाइट जो है वो रेटिना से पहले ही, मतलब पहले ही वो कन्वर्ज हो जाती है। अब जब पहले ही कन्वर्ज हो जाती है तब भी हमें चीजें दिखाई नहीं देती है, तो हमें अब कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, ऑब्वियस है हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। डाइवर्जिंग क्या करेगा, लाइट को वो डाइवर्ट करेगा, तो एक तरह से लेंथ बढ़ाएगा, फोकल लेंथ हमारा बढ़ा देगा। तो क्या करेगा कि वो जाके जो पहले ही इमेज बन गया था वो लाइट को डाइवर्ट करने की वजह से रेटिना पे बनेगा, और इस तरह से हमारी आंखें जो है चीजों को देख पाएगी। तो ये चीज है, एक को हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस और एक को क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस मतलब यहाँ पे जो मायोपिया हो गया जिसमें लाइट जो है पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है ना, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, ये मायोपिया का दिया गया है जिसमें लाइट आपको क्या दिख रहा है कि वो रेटिना से पहले ही फोकस्ड हो गया। अब चूंकि रेटिना से पहले ही फोकस हो गया और हमें चीजें तभी दिखाई देगी जब वो रेटिना पे जाकर प्रॉपर वे में वो क्या करे, इमेज फॉर्म करे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसके लिए करेक्टनेस के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जनरली 10th में पूछा जाता है बोर्ड में कि बताओ भाई मायोपिया है, तो पहले मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया मतलब क्या हो गया, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस मतलब शॉर्ट नहीं, दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी, उल्टा आपको याद रखना है, दूर की चीजें, क्योंकि दूर से जब पैरेलल लाइट आएगी तो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएगा। तो अब यहां पे इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करें, तो ऑब्वियस है हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस जो है वो लेंथ को बढ़ा देगा और रेटिना पे जाके उसको हिला देगा। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, लाइट जो है वो रेटिना के बाहर चली जाती है। अब इसकी वजह क्या है, एक तो है कि जो आपकी लेंस है ना, वो क्या हो गया, वो पतला हो गया। अगर वो पतला हो गया तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो रेटिना के बाहर पे जाके वो फोकस हो जाता है, तो चीजें दिखाई नहीं देती है। जनरली जो है इसकी वजह जो है, या तो उम्र बढ़ने के बाद जनरली क्या होता है कि वो सिलियरी मसल्स एक्चुअली जन काम नहीं करते हैं, है ना, जो पावर ऑफ एकोमोडेशंस है वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि फोकल लेंथ हमारा, चूंकि लेंस पतला हो चुका है, तो वो इमेज जो है वो रेटिना के बाहर जाकर बनता है। एक होता है प्रिस्बायोपिया, यह भी वही है। वो जनरली क्या होता है, इसमें जब एज बढ़ता है तो फोकल लेंथ जो है एडजस्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, चूंकि वो जो लेंस है वहां पे थक्के से जम जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जनरली न दूर की चीजें दिखाई देती है, नहीं आप लोग देखते होंगे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, दूर की भी चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती है और नजदीक की भी चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती है। तो दूर की जो चीजें हैं वो पहले ही इमेज बनाती है और जो नजदीक की चीजें हैं वो रेटिना से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों तरह का लेंस का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, नजदीक देखने के लिए भी और दूर देखने के लिए भी, कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही लेंस का हाफ हाफ वो यूज करते हैं। तो ये था जहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम जो है आई का, उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसके करेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत मजेदार है ये टॉपिक। तो आप जो जाके अच्छे से तैयारी कीजिए
और बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया परफॉर्म कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।